हो गया जी, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। सिंगल नेशनल करिकुलम में सबसे पहले जो है हम बात करेंगे सिचुएशनल एनालिसिस। उसके बाद जो है हम बात करेंगे पीटीआई का जो क्या उनकी एजुकेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क था जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया है, उसमें आने से पहले अपनी गवर्नमेंट में आने से पहले, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। फिर जो है हम बात करेंगे कि सिंगल नेशनल करिकुलम से क्या गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या अचीव करना चाह रही है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि क्या सेलियंट फीचर्स हैं। सेलियंट फीचर्स ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम। उसके बाद हम कंसर्न्स एंड चैलेंजेस पे बात करेंगे, कंसर्न्स चैलेंजेस ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम। और लास्ट पे जो है हम बात करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस की। इस सिंगल नेशनल करिकुलम को हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। क्रिटिकली एनालाइज आपको पता है हम किस वक्त कर सकते हैं, जब हमें दोनों उसके फ़ायदे भी पता चल चुके हैं कि अपनी तरफ से अपना एक व्यू पॉइंट बनाएं, उसको क्रिटिकली देखें कि क्या इसके जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा हैं या उसके नुकसान ज़्यादा हैं, तो हमें किस तरह से वो ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। तो ये हम एंड पे करेंगे। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं सिचुएशनल एनालिसिस की। सिचुएशनल एनालिसिस में मैं ट्राई करता हूँ कि आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम की सिवियरिटी का अंदाज़ा हो जाए, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उसका अंदाज़ा हो जाए आपको। तो हम अगेन एजुकेशन के हवाले से अगर बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 4 है वो एजुकेशन पे बात करता है। आपको पता होगा कि दुनिया ने जो है वो पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स निकाले, जिनकी जो टाइम था वो 2000 से लेकर 2015 तक था। उनमें कुछ टारगेट्स अचीव करने थे। 2019 के कुछ टारगेट्स अचीव हुए, कुछ नहीं हुए। फिर उन 2015 से लेकर 2030 तक कुछ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो है वो कुछ और टारगेट्स हर कंट्री को अचीव करने के लिए रखे गए। तो उनमें से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है वो एजुकेशन को डील करता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप दुनिया के रिसोर्सेज इस तरह से इस्तेमाल करें कि आपकी जो एक वे ऑफ लिविंग है वो तो बिल्कुल मेंटेन रह ही रहे एक ख़ास स्टैंडर्ड पे, लेकिन जो आपकी आने वाली नस्लें हैं उनके लिए भी जो उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो रिसोर्सेज हैं वो भी कंप्रोमाइज़ ना हो रहे हों। मतलब आप रिसोर्सेज और ऐसी चीज़ें इस तरह से ना इस्तेमाल करें कि आपकी फ्यूचर जनरेशन जो है वो सफ़र कर रही हो। तो इस डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 है उसके मुताबिक क्या है कि इंक्लूसिव और क्वालिटी एजुकेशन सबको देनी है हमने। इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन। उसके बाद हम बात करें हमारा जो आर्टिकल 25A है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि 5 साल से लेकर 16 साल का जो बच्चा होगा उसकी एजुकेशन की ज़िम्मेदारी स्टेट की होगी। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, उसको एजुकेट करना। उसके अलावा पहले भी हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 2020 के मुताबिक हम जो है वो 154 194 193 कंट्रीज में से 154 पे हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है वो आपको बताया था मैंने पहले भी, तो वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है। किसी भी कंट्री में एजुकेशन कितनी अच्छी है, हेल्थ कितनी अच्छी है, और उनका इनकम शायद या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो थर्ड फैक्टर है। इनसे जो है वो मिल के कि ये चीज़ें कितने फैक्टर किसी कंट्री में कितने अच्छे हैं, उससे मिल के जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल जारी होता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, इंसानों पे जो हम खर्च कर रहे हैं वो बहुत कम है।
और उसकी जो है वो हमारी फिर रैंकिंग जो है वो 154 है। हम अपने रीजन में जो है वो लोएस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ में से हैं। फिर आगे हम बात करें तो वो क्या है कि हमारा स्टूडेंट ड्रॉप आउट परसेंटेज जो है, पाकिस्तान स्टूडेंट ड्रॉप आउट परसेंटेज जो है वो अराउंड 40% प्राइमरी स्कूल पे है, 40% एट प्राइमरी लेवल। और ये दिस इज़ वर्स्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा। आप हमेशा डाटा और स्टैट्स में आपको जब दिखाता हूँ तो आपको पता लग रहा होगा कि जब स्पेशली जब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात आती है तो हम दुनिया में वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ में होते हैं, वन ऑफ द वर्स्ट। रीजन में तो सबसे बॉटम पे होते ही होते हैं, लेकिन दुनिया में वर्स्ट पे होते हैं। तो हमारा ड्रॉप आउट रेशियो, इसका मतलब ये है कि अगर 100 बच्चा जो है वो प्राइमरी स्कूल में इनरोल हो रहा है तो प्राइमरी स्कूल जब ख़त्म होगा तो सिर्फ जो है वो 60 बच्चे रह जाएंगे, 40 जो 40 बच्चे हैं वो प्राइमरी स्कूल से ही निकल चुके होंगे। तो ये होगा। इसी से आगे तो जो चीज़ लिंक करती है वो है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। वी हैव अराउंड 22.8 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। अच्छा, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि 22.8 मिलियन कितनी बड़ी अमाउंट है जब आप इसका कंपैरिजन नहीं करते हैं कि इनरोल्ड कितने हैं। टोटल जो इनरोल्ड हैं वो 25 मिलियन है, और जो आउट ऑफ स्कूल हैं वो 22.8 है। इसका मतलब ये कि जितने इनरोल्ड हैं 25 मिलियन, उतने ही तकरीबन जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। मतलब आधे बच्चे जो हैं उनको हम डायरेक्ट तालीम ही नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें तो तालीम मतलब अच्छी तालीम देना एक अलग फैक्टर है, तालीम देना एक अलग फैक्टर है, उन्हें तो हम तालीम भी नहीं दे रहे। उसके बाद जो है वो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो मैं बात इधर लिख देता हूँ कि फोर एजुकेशन के फोर इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। फोर इसेंशियल कंपोनेंट, उनमें पहला क्या है, निसाब, जिसे करिकुलम कहते हैं, जो जिस पे हम आज बात करेंगे। किताब, उस जो करिकुलम होता है उसकी बेस पे जो आगे सिलेबस की बेस पे किताब जो टेक्स्ट बुक या डिफरेंट पब्लिशर्स छापते हैं उसे किताब कहते हैं। उस्ताद, उन जो किताब जो जब उनके पास स्टूडेंट के पास पहुंचती है तो उनको पढ़ाने के लिए उस्ताद होता है। और फिर जब स्टूडेंट उसको पढ़ लेते हैं तो चौथा एलिमेंट आता है कि उसको असेस करना, उसका एग्ज़ाम लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और इन्हीं पे जो है वो बहुत सारी आपकी क्वालिटी एजुकेशन डिपेंड कर रही होती है। कितना निसाब अच्छा है, उन निसाब पे कितनी अच्छी किताबें हैं, उन किताबों को पढ़ाने के लिए कितना अच्छा उस्ताद है, और कितने अच्छे तरीके से जो पढ़ाया गया है उसको आप असेस कर रहे हैं, उनके एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो ये चार बहुत बेसिक चीज़ें। इससे आगे जाने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको समझा, एजुकेशन का स्ट्रक्चर है। एजुकेशन, सबसे पहले इसमें आता है जी पब्लिक स्कूल। सेकंड इसमें आते हैं लो लेवल प्राइवेट स्कूल, जो कि आपको हर महल्ले में दिख रहे होते हैं। उसके बाद तीसरे लेवल पे आते हैं अच्छे वाले प्राइवेट स्कूल, हाई एंड प्राइवेट स्कूल। इनमें आप बात कर लें जितने भी आपके अच्छे स्कूल हैं। और चौथे पे आता है आपका मदरसा। और पांचवे में जो ए ओ लेवल को इंक्लूड करो तो वो भी हो सकता है, लेकिन वो इन्हीं में आता है, इन्हीं में आता है। अब हमारा कितना फ्रैक्चर्ड सिस्टम है वो आपको बता दूं कि हमारे पब्लिक एजुकेशन का जो सिस्टम है वो एक अलग कंटेंट पढ़ रहे थे, उनको पढ़ाने के तरीके अलग थे।
कंटेंट भी अलग सर था। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड पे करेंगे हम। एक कंटेंट, उसके बाद उनका कंटेंट भी अलग था, उनकी किताब भी अलग था, उनका जो उस्ताद जो था, जो पढ़ाने वाला था, उनकी भी क्वालिटी उस तरह से इतनी अच्छी नहीं, उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती थी। और असेसमेंट का तो मैकेनिज़्म आपको सबको पता है। तो इन चारों जो हमारे फैक्टर हैं, जो जिन पे हम बात कर रहे थे, उनको, इन सब को, सब की ही इनकी डिफरेंट टायर्स बने हुए थे। और फिर अब ये डिफरेंट टायर्स थे। अब मैं आपको ना थोड़ा सा डाइसेक्ट करके देता हूँ आप हमारे इशू को, एजुकेशन के डाइसेक्शन। किस तरह से कि पहला, हमारी हमारी एजुकेशन में सबसे पहले ये कि हम अपने बच्चे हमारे स्कूल में हैं ही नहीं है, आउट ऑफ स्कूल जिसे कहते हैं। पहली बात ये कि हम उन्हें स्कूल में ला ही नहीं पा रहे हैं पढ़ाने के लिए। सेकंड ये कि जो बच्चे आप ही गए हैं, आप उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे। थर्ड बात ये कि जब आप, वो उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन ले ली, उन्होंने पढ़ लिया, जो भी डिग्री लेना थी ले ली, आपकी मार्केट इतनी डेवलप नहीं है, जॉब मार्केट। क्या आप उन सारे जो ग्रेजुएट्स हैं, जितने भी बाहर निकल रहे हैं ग्रेजुएट्स हर साल, जैसा कि मैंने पॉपुलेशन के टाइम पे आपको बताया था कि पाकिस्तान को एटलीस्ट 9% की ग्रोथ चाहिए, 2 मिलियन जॉब एनुअली चाहिए, ताकि हमारे जो जितने भी नए यंग लोग जो मार्केट में आते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए। तो हमारी जॉब मार्केट ही इतनी अच्छी नहीं है। पहली बात, हम लोगों को जो है वो स्कूल से बाहर हैं, जो स्कूल में जाते हैं उनको अच्छी तालीम नहीं देते हैं, और जो वहाँ से पढ़ लेते हैं वो अच्छी जॉब नहीं ले पाते हैं। तो हमारा एक बड़ा, एक कोई एक मसला है नहीं है, एक बड़ा होलिस्टिक सी हमें इसके लिए रिफॉर्म चाहिए। और उन होलिस्टिक रिफॉर्म में से जो एक पिक्चर है, जो कि सिंगल नेशनल करिकुलम है, अभी हम उसके बाद उस पर बात करते हैं। अच्छा, उससे उससे भी बात करने से पहले मैं पीटीआई का जो एजुकेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क था उस पर बात कर लेते हैं चंद सेकंड में नहीं, मिनट में। एजुकेशनल पॉलिसी पॉलिसी फ्रेमवर्क, उन्होंने कहा था सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को लाएंगे, ऑल ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन स्कूल। फिर दूसरे नंबर पे उन्होंने बात की थी कि हम जो है अपर थाइड की टर्म जो है, वैसे तो फॉरेन कॉन्टेक्स्ट है इसका, जैसे कि वो अफ्रीका में जो है वो जो उनका आपस में डिफरेंट रेसेस में डिस्क्रिमिनेशन होती थी, उनको कहते हैं, उसके लिए टर्म यूज़ होती है। लेकिन इन्होंने कहा कि हमारी जो एजुकेशन में वो जो डिफरेंट क्लासेस में डिफ्रेंशिएशन है, कि कोई क्लास जो है मदरसा क्लास डिफरेंट किस्म का कंटेंट पढ़ रही है, एजुकेशन कंटेंट पढ़ रही है, उससे जो लोग निकल रहे हैं उनका मेंटल लेवल, उनकी मेंटल ग्रोथ, लर्निंग ग्रोथ डिफरेंट किस्म की, पब्लिक स्कूल की डिफरेंट है, प्राइवेट की डिफरेंट है। तो उन्होंने कहा कि ये जो एक अपार्थाइड है, इसको हम ट्राई करेंगे एलिमिनेट करने की, एलिमिनेटिंग एजुकेशनल अपार्थाइड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सिंगल नेशनल करिकुलम। थर्ड पे उन्होंने कहा था कि हम क्वालिटी को भी बेहतर करेंगे, इन्हांसिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। चौथे पे उन्होंने बात की थी कि हम जो है टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग पे ज़्यादा जोर देंगे। और अभी तक उन्होंने किया कौन सा, ये वाला, कि उन्होंने सिंगल नेशनल करिकुलम को इंट्रोड्यूस करवाया, और बाकी जो जितने उनके 3 अलग गोल्स थे उन पे जो है उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी रीज़न क्या हो सकती है कि उन्होंने सिर्फ एक अभी तक गोल क्यों फॉलो किया, उसकी रीज़न जो है वो बड़ी
सिंपल सी है कि जो एक सिंगल नेशनल करिकुलम को लाने के लिए गवर्नमेंट को जो फाइनेंसेस थे या जो उसके अखराजात थे वो बहुत कम लग रहे थे, उसके उसके लिए इतने ज़्यादा उनको फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ नहीं चाहिए, फाइनेंशियल बर्डन नहीं चाहिए उन्हें उसके लिए, सिंगल नेशनल करिकुलम के लिए। तो इसलिए जो है वो तो बड़े आसानी से वो ला सके, लेकिन जो बाकी जितने भी 3 गोल्स हैं, जैसे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को अगर हमने स्कूल में लाना है तो उसके लिए हमें अपना बहुत सारा ज़्यादा वर्क करना है। हम जितने हमारे पहले स्कूल हैं उतने ही स्कूल्स हमें और चाहिए, क्योंकि अगर 25 मिलियन बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और 22 या 8 मिलियन बाहर हैं, तो इसका मतलब ये है कि जितने पढ़ रहे हैं उतने बाहर हैं, तो हमें उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर और चाहिए, उनके लिए और ज़्यादा अच्छा करिकुलम चाहिए। इस पर मैं आगे बात करता हूँ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए। फिर उसके अलावा क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए भी ऑब्वियसली जो है, अगर हमने क्वालिटी को इन्हांस करना है तो हमने जितना भी एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लासेस हैं, एग्जामिनेशन का सिस्टम है, जितना भी सिस्टम है हमने उसको वो अच्छा करना है। तो उसके लिए भी पैसे चाहिए थे, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी पैसे चाहिए थे गवर्नमेंट के पास। इससे कि वो इतना फाइनेंशियल बर्डन को बर्दाश्त करे, तो उन्हें एक ही जो आसान लगा उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट किया, जो कि सिंगल नेशनल करिकुलम था। फिर हम बात करते हैं जी सिंगल नेशनल करिकुलम पे आके कि उससे गवर्नमेंट क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाह रही थी। ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव थ्रू सिंगल नेशनल करिकुलम। अच्छा, आपने ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, और जब हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे बात कर रहे होंगे तो आपने इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ लिंक करता जाना है कि क्या ये ऑब्जेक्टिव्स इस सिंगल नेशनल करिकुलम के साथ पूरे हो भी सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमने बात की गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है सिंगल नेशनल करिकुलम के लिए, कि उन्होंने फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू रिसीव क्वालिटी एजुकेशन। उनका गोल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर एक जो बच्चा है उसे अपॉर्चुनिटी मिले, फेयर और इक्वल, बराबर सबको इक्वल के सबको क्वालिटी एजुकेशन के असूल के लिए हर बच्चे को मौका मिले। पहला उनका ऑब्जेक्टिव ये है जी। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है जी उनका, कि सोशल कोहेजन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। उनके कंटेंट के ज़रिए उन्होंने अपने बच्चों को सिखाना है कि हमने आपस में किस तरह एक बॉन्डेड सोसाइटी होकर रहना है। हमारी नेशनल लेवल पे जो सेंसिटिविटीज़ हैं वो हमने उनको समझानी है उनके मुताबिक सिंगल नेशनल करिकुलम के थ्रू। उसके बाद जो है वो डिस्पैरिटी इन एजुकेशन को ख़त्म करना है। एविएशन ऑफ डिस्पैरिटी इन एजुकेशन कंटेंट। डिस्पैरिटी सिर्फ एजुकेशन कंटेंट में अक्रॉस मल्टीपल स्ट्रीम्स की हमने बात कर दी, पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, मदरसा सिस्टम। उसके बाद क्या उन्होंने ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं कि अपवर्ड, अच्छा एजुकेशन को जो है ना वो अपवर्ड सोशल मोबिलिटी के लिए जो है वो एक टूल कंसिडर किया जाता है, कि जो जितना एजुकेटेड होगा उसके पास ज़्यादा चांसेस होंगे कि अगर वो पहले लोअर मिडिल क्लास में, तो मिडिल क्लास में चला जाए, मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में चल जाए। तो जो इस उन्होंने कहा कि हम इस सिंगल नेशनल करिकुलम के थ्रू सबको जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे कि वो अच्छी एजुकेशन हासिल करके अपवर्ड सोशल मोबिलिटी को अचीव करें, फॉर अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। और फिर उन्होंने जो एक और भी बहुत से ऑब्जेक्टिव थे, उनमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट देखे, और उन इम्पोर्टेंट में से एक ये था कि हमने जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स जो हैं एजुकेशन में उनको अपनी जो लोकल एस्पायरेशंस हैं उनके साथ मैच करना है। हमारी जो ख्वाहिशात हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन हो, हम चाहते हैं कि लोगों को, हमारे बच्चों को जो है वो दुनिया की जो साइंस एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एजुकेशन भी मिले, तो इंटरनेशनल ट्रेंड्स को लोकल एस्पिरेशन के साथ मैच करके एक सिंगल नेशनल करिकुलम में एक ऐसा निसाब बनाना जिससे ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें। तो सिंगल नेशनल करिकुलम के थ्रू गवर्नमेंट ने ये अचीव करने की कोशिश की।
ये थे जी हमारा ऑब्जेक्टिव्स जो सिंगल नेशनल करिकुलम के थ्रू गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है। और इससे आगे हम सेलिएंट फीचर पे बात कर लेते हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम में के क्या क्या चीज़ें जो हैं उसमें इंक्लूडेड हैं जिससे ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकते हैं, या उन इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की तरफ एक स्टेप है ये, उन पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जब एलिमेंट्स बताए थे तो उन एलिमेंट्स में एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपका जो एग्ज़ाम का सिस्टम होता है असेसमेंट, 4 कंपोनेंट्स में से एक असेसमेंट था, सिलेबस, निसाब, किताब, उस्ताद एंड असेसमेंट। तो असेसमेंट को किस तरह से अच्छा बनाना है या उस के उनकी उनके अंदर ज़्यादा लर्निंग हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ना बेंचमार्क बेस्ड एजुकेशन सिस्टम निकाला, या सिंगल नेशनल करिकुलम में उन्होंने कहा था कि स्टैंडर्ड, बेंचमार्क एंड आउटकम बेस्ड। पहला क्या है कि जो हमारा कंटेंट होगा सिंगल नेशनल करिकुलम इज स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क्स एंड आउटकम बेस्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कोई बच्चा जो है वो अगर गवर्नमेंट के मुताबिक अगर वो 5वीं क्लास से ग्रेजुएट हो रहा है तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड सेट सेट किए, कुछ बेंचमार्क सेट किए सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक कि उन स्टैंडर्ड्स में जो 5वीं क्लास का बच्चा होगा वो मदरसे से ग्रेजुएट हो, वो पब्लिक स्कूल से ग्रेजुएट हो या प्राइवेट स्कूल से ग्रेजुएट हो, उसके पास ये चीज़ें उसे आनी चाहिए। ये जो बेंचमार्क्स हैं, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो क्वालिटी है, ये अगर उस बच्चे को नहीं आती होगी तो वो आगे आगे वो अगली क्लास में वो प्रमोट नहीं हो सकेगा। मतलब जो सिंगल नेशनल करिकुलम है वो आउटकम बेस्ड है। जैसे कि आप सारे यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट हैं तो उधर जो है ये कुछ सालों में, कुछ लास्ट 3 4 5 ईयर्स में हर यूनिवर्सिटी ने जो है वो PLOs और CLOs, आउटकम बेस्ड, इसे क्या कहते हैं, लर्निंग आउटकम्स, और कोर्स लर्निंग आउटकम है CLO, और प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स। मतलब उन यूनिवर्सिटी में ये पहले ही इम्प्लीमेंट हो चुका कि आपका जो हर सेमेस्टर होगा उसके एंड पे आपको क्या चीज़ आनी चाहिए, कितना आपके पास नॉलेज होना चाहिए, किस क्वालिटी का होना चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड्स और वो बेंच मार्क जो हैं वो गवर्नमेंट ने सिंगल नेशनल करिकुलम के थ्रू सेट करने की कोशिश की। तो पहला जो है वो स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क और आउटकम बेस्ड और अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स जो है ये हर सब्जेक्ट में ऐसा होगा, मैथ्स हो गया, इंग्लिश होगी, केमिस्ट्री होगी, जो भी सब्जेक्ट होंगे। सेकंड जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी? अच्छा, पहले क्या होता था, हम इसका कंपैरिजन करेंगे, लास्ट टाइम जो आया था वो 2006 में सिलेबस अपडेट हुआ था, 2006 से कंपैरिजन करते जाएंगे हम। तो 2006 के करिकुलम में जो है वो पहले इस तरह से बेंचमार्क और स्टैंडर्ड्स और आउटकम वगैरह कुछ उन्होंने डिफाइन नहीं किया था। उसके बाद जो है वो सेकंड पॉइंट ये कि जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिलीजियस एजुकेशन का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। रिलीजियस एजुकेशन का सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ एथिक्स। पहले जो है वो एक एथिक्स का सब्जेक्ट होता था, अगर किसी ने इस्लामियात नहीं पढ़नी है तो वो एथिक्स का सब्जेक्ट पढ़ेगा, वो अपनी रिलीजियस एजुकेशन नहीं पढ़ेगा। तो गवर्नमेंट ने इस करिकुलम को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए, ज़्यादा जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अब क्लास 1 से ही जो है, पहली क्लास से ही वो अपनी रिलीजियस एजुकेशन पढ़ेगा। तो रिलीजियस एथिक्स की जगह जो है वो रिलीजियस एजुकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगा। पहले जो है वो मेरे ख्याल में 5वीं क्लास से आगे शुरू होता था, अभी क्लास 1 से ही शुरू कर दिया गया। इसके लिए आप एक आर्टिकल कोट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 21 है या 22 है, ये आपने कंफर्म कर लेना है। उसके मुताबिक क्या है कि ये फंडामेंटल राइट है कि कोई भी जो है कोई, जब फॉर एग्जांपल मैं मुस्लिम हूँ तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो मुझे ज़बरदस्ती कोई और मेरे मज़हब के अलावा कंटेंट नहीं पढ़ा सकता है। अगर वो पढ़ाएगा तो ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होगी। तो इसी तरह जो है अगर नॉन मुस्लिम्स हैं, अगर उनको आप मुस्लिम कंटेंट पढ़ाते हैं, इस्लाम की चीज़ें ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं कंटेंट के थ्रू, तो ये वायलेशन है उसकी, उसकी फंडामेंटल राइट्स की, आपके कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है।
तो इसलिए जो है वो रिलीजियस एजुकेशन को जो है वो एथिक्स की बजाय क्लास 1 से ही इंट्रोड्यूस करवा दिया गया सब्जेक्ट को। उसके अलावा जो है वो तीसरी जो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं उनके साथ सिलेबस को अलाइन किया गया। अलाइनमेंट विद ट्रेंड्स, ऐसे एक टर्म यूज होती है, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथ्स एंड साइंस स्टडी, इंटरनेशनल मैथ्स एंड साइंस स्टडी, इसे टेम्स कहते हैं, TIM प्लस। तो गवर्नमेंट ने जो है वो अपने सिलेबस को जो नए इंटरनेशनल मैथ्स और साइंस स्टडीज़ में ट्रेंड्स थे उनके साथ अलाइन किया। फिर जो कंटेंट जो था गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कंटेंट अलाइंड विद इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, जो मैंने पहले आपको सिचुएशनल एनालिसिस में बताया था। तो वो ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम था, इसके थ्रू जो है वो गवर्नमेंट ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ने टारगेट्स अचीव करने हैं, जो भी अपने उससे गोल अचीव करने हैं, उनके साथ कंटेंट को अलाइन कर दिया गया। और फिर पांचवी जो बात है वो क्या है कि हाँ, सिंगल नेशनल करिकुलम फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल एंड क्रिटिकल एबिलिटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल और क्रिटिकल एबिलिटीज़ क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो चीज़ों को रटा ना लगाए, रोट मेमोराइजेशन जो है ना उससे दूर ले जाने के लिए, रोट मेमोराइजेशन जो है उससे दूर ले जाने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो कहा कि सिंगल नेशनल करिकुलम फोकस करेगा एनालिटिकल एंड क्रिटिकल एबिलिटीज़ को डेवलप करने में। और वो कैसे करेगा, वो करेगा जी, उसके लिए टीचर को ट्रेन किया जाएगा कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट को उनको अगर पहली जमात है उनको बताया जा रहा है दरख्त के बारे में, जानवरों के बारे में या कुछ भी ऐसी, तो उन्हें असाइनमेंट्स दी जाएंगी अपने किसी भी एक्टिविटी के हवाले से। जैसे कि एग्जांपल वो ट्रेन की दी गई थी, उन्हें अगर ट्रेन समझाना चाह रहे हैं तो उन्हें बताया जाएगा, या कोई ऐसे खिलौने के थ्रू उन्हें समझाया जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, उनको प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाई जाएंगी बजाय इसके कि सिर्फ उन्हें एक रोट लर्निंग पे लगाया जाए। तो एक ये रोट लर्निंग से दूर ले जाने के लिए जो है वो एक गवर्नमेंट ने के पहले जो है था वो स्टैटिक टीचर सेंट्रिक लर्निंग होती थी कि टीचर जो है बेस्ड लर्निंग की तरफ इसके थ्रू ले जाएगी। फिर जो है वो कुछ एक दो और टर्म्स भी यूज़ होती हैं, अगर कुछ टीचर्स हैं जो लेक्चरर्स हैं वो इसको जानते होंगे। पीयर लर्निंग होती है, उसके अलावा कौन सी है, प्रोजेक्ट डिफरेंट दिए जाएंगे उन्हें। उसके अलावा उनको इनक्रेज किया जाएगा इंक्वायरी क्वेश्चन करने के लिए। तो इस तरह के जो मेथड्स हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी इसमें। ट्राई किया जाएगा कि उनमें जो है वो लर्निंग को इंस्टिल किया जाए, आइडियाज़ को इंस्टिल किया जाए बजाय इसके कि उनको चीज़ें रटाई जाएँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से। उसके बाद जो है वो हाँ, जो जिस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म की जाती है, एक पॉइंट है, हम शायद छठे पॉइंट पे, वो है कि सिंगल नेशनल करिकुलम जो है, सिंगल नेशनल करिकुलम फोकसेस ऑन equipping learners with principles and attributes। सिंगल नेशनल करिकुलम के थ्रू जो है जिस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होती है वो ये कि ये एक आइडियालॉजी पोर्ट्रे करता है, ये एक स्पेसिफिक चीज़ें पोर्ट्रे करता है, ये सच नहीं बताता। ऑल्दो जो है
जैसे इसकी एग्जांपल एक दी जाती है कि इसमें इस्लामियात के हवाले से बहुत ज़्यादा कंटेंट है इसमें। अगर कोई कोई जैसे अगर झूठ बोलना है, अगर आपने अपने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताना है कि झूठ नहीं बोलना है, अपने सच बोलना है, तो उसके लिए जो एग्जांपल दी गई हैं वो इस्लाम के पर्सपेक्टिव में दी गई हैं। तो इस तरह से क्रिटिसिज्म इस पर की जाती है। खैर एक इसका फिर पॉइंट इसका ये है कि जो इसका पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस है, उसके अलावा नेशनलिज्म है, इस तरह के जितने भी प्रिंसिपल्स और एट्रीब्यूट्स हैं सिंगल नेशनल करिकुलम ट्राई करता है उन पे फोकस करे, अपने जो रीडर्स हैं स्टूडेंट्स हैं उनको उससे रोशनास करवाया जाए। उसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ जो है वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, वाज इंटीग्रेटेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सिंगल नेशनल करिकुलम के थ्रू ये इन्वाइजेज किया गया है कि उनकी जो है ना लर्निंग के लिए उन्हें वीडियोस दिखाई जाएंगी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जितने भी बाकी चीज़ें आती हैं, वीडियोस होंगी, पिक्चर्स होगी, इंटरनेट हो गया उसका इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें पहली बार जो है वो पाकिस्तान के करिकुलम में सिंगल नेशनल करिकुलम के थ्रू जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। और फिर जो है वो और इम्पोर्टेंट क्या है कि ये पंजाब पूरे पाकिस्तान के सारे प्राइवेट स्कूलों में हर जगह पे इंट्रोड्यूस करवाया गया, इंट्रोड्यूस्ड ऑल ओवर पाकिस्तान एक्सेप्ट सिंध। सिंध ने क्यों नहीं किया उस पर हम बात कर लेते हैं। ये था जी सिंगल नेशनल करिकुलम के जो मेजर उनकी प्रोविजंस हैं या उसके क्या सिलियंट फीचर्स हैं, क्या वो चीज़ें किस जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस तरह से अचीव करना चाह रहा है, उन पे बात की गई। उन पे मैं दोबारा से एक बार बात कर देता हूँ थोड़ी थोड़ी करके। सबसे पहले जो है वो सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क और आउटकम बेस्ड बनाया गया उसको पहली बार के हम जो है वो इंश्योर करेंगे कि अगर कोई 5वीं का 8वीं का 10वीं क्लास का बच्चा है तो वो अगर 10वीं पास कर रहा है तो इसका मतलब ये कि उसके पास इस क्वालिटी का इतना नॉलेज, इस बेंचमार्क उन्होंने सेट कर दिया कि वो प्राइवेट हो, वो पब्लिक स्कूल हो, वो मदरसा हो, हर एक जो स्ट्रीम होगी, हर एक जो एजुकेशन का टायर होगा, वो अगर मैट्रिक के स्टैंडर्ड पे है तो उस मैट्रिक तक जो है वो एक ख़ास किस्म का कंटेंट उसके पास होगा। उसके बाद जो है वो फिर हम बात करें, अगला अगला था कि रिलीजियस एजुकेशन का जो है वो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया बिल्कुल पहली क्लास से। पहले जो ऐसा नहीं था, पहले एथिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। उसके अलावा जो टिम्स है, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडीज़, उसके साथ अलाइन किया गया और सिलेबस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जितने हमारे पास टारगेट्स हैं या जितने गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो है वो उसके साथ भी हमारे सिलेबस को जो है वो अलाइन किया गया। उसके अलावा स्टूडेंट्स में एनालिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स, ये सारी जो है वो बिल्ड करने के लिए सिंगल नेशनल करिकुलम उस पर फोकस करता है, ट्राई करता है कि स्टूडेंट को जो है वो रोट लर्निंग से दूर किया जाए। उनको जो है रोट लर्निंग से दूर करने के लिए फिर जो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं क्लास में उन पे उनको इसमें इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है। उनमें क्या है, एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। लर्निंग फ्रॉम पीयर्स का मतलब ये होता है कि जब स्टूडेंट का एक ग्रुप बना दिया जाता है किसी भी चीज़ की, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई एक प्रेजेंटेशन दी जाती है तो वो एक दूसरे से सीखते हैं, उसे लर्निंग फ्रॉम पीयर कहते हैं। उसके अलावा फिर इंक्वायरी पे जिक्र दिया, एक टेक्निक है कि उनको क्वेश्चंस के क्वेश्चन करने के लिए उनको इनकरेज किया जाए। इस तरह करके इन ये क्रिटिकल, उसके अलावा उन्हें स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स दिए जाएं, उनको प्रैक्टिकली उन पे काम करवाने के लिए उनको इनकरेज किया जाए। तो इस तरह करके रोट लर्निंग से दूर करने के लिए सिंगल नेशनल करिकुलम उस पर फोकस करता है। उसके अलावा फिर अगली बात क्या थी कि कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ एट्रीब्यूट्स जो है वो अपने लर्नर में डेवलप करने के लिए उन पे बात की गई। वो प्रिंसिपल्स कौन से हो सकते हैं? वो सच्चाई है, वो ऑनेस्टी है, वो ट्रूथफुलनेस है, वो एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, रिस्पेक्ट है, इन्वायरमेंट के हवाले से है। ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं एट्रीब्यूट्स डेवलप करने के लिए सिंगल नेशनल करिकुलम उन पे बहुत फोकस करता है। और फिर जो है वो इन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी को जो पहली बार किसी पाकिस्तान के सिलेबस में इंटीग्रेट किया गया। इसका क्या मतलब है कि लर्निंग थ्रू वीडियोस, पिक्चर्स, इंटरनेट, इसके थ्रू जो है वो स्टूडेंट के अंदर जो है वो लर्निंग अच्छी करने के लिए इन टूल को इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके अलावा फिर आखिर में जो है वो ऑल ओवर द पाकिस्तान पब्लिक, प्राइवेट एंड मदरसा सब टायर्स में ये इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा।
लेकिन सिंध ने इसको अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया, उस पर हम आगे बात करेंगे क्यों नहीं किया। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आ जानी चाहिए कि हम क्या बातें कर रहे हैं। उसके बाद हम चैलेंजेस और कंसर्न की बात करते हैं। चैलेंजेस एंड कंसर्न्स। चैलेंजेस और कंसर्न्स में जो है वो सबसे अगर पहली बात करें तो वो ये कि जो हमने पहले बात की थी कि दिस इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म एजुकेशन, दिस इज़ जस्ट अ यूनिफॉर्म करिकुलम। यूनिफॉर्म करिकुलम इज़ नॉट यूनिफॉर्म एजुकेशन। ये सिर्फ एक चीज़ को एड्रेस करता है। ऑल दो सिंगल नेशनल करिकुलम के थ्रू टीचर ट्रेनिंग्स भी होंगी, उस्ताद को भी ट्रांसफॉर्म करने की बात की जाएगी, लेकिन इससे क्वालिटी कंटेंट भी आ जाएगा इसमें। अच्छा, एक और जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जनरली जो है वो जो क्या उसे कहते हैं, मिसअंडरस्टूड किया जाता है, मिसकंस्ट्रू किया जाता है, वो किया जाता है कि सिलेबस और करिकुलम को जो है वो मिक्स कर दिया जाता है। करिकुलम जो होता है वो एक ब्रॉड गाइडलाइंस होती हैं, ब्रॉड गाइडलाइंस जिन पे जो है वो करिकुलम एक ब्रॉड गाइडलाइंस हैं जिन पे सिलेबस डिज़ाइंड होता है। मतलब एक गवर्नमेंट जो है वो ब्रॉडर गाइडलाइंस दे दी जाएंगी कि ये चीज़ें आपके सिलेबस में होनी चाहिए, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं इनके सिलेबस में। और फिर उन जो गवर्नमेंट जो है वो जो वो सिलेबस होता है जो एक करिकुलम की बेस पे बनता है, उस सिलेबस पे फिर डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स बनती हैं। और वो टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो फिर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड या जितने भी टेक्स्ट बुक डिफरेंट सूबों के हैं वो अप्रूव करते हैं और फिर वो मार्केट में आती हैं। सो सिलेबस इज़ डिफरेंट फ्राम करिकुलम। तो जो यूनिफॉर्म करिकुलम है वो यूनिफॉर्म एजुकेशन नहीं है। यूनिफॉर्म है अगर गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशनल अपार्थाइड ख़त्म करना चाह रही है तो उसके लिए उसको बहुत कुछ करना है, उसको अपने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए उसको बहुत कुछ करना है। उसने उसकी क्वालिटी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्कूलों को, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यूनिफॉर्म एजुकेशन को बढ़ाने के लिए यूनिफॉर्म एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए हम ले सकते हैं। सिर्फ सिंगल नेशनल करिकुलम एक फैक्टर है उन बहुत सारे फैक्टर्स में जो यूनिफॉर्म एजुकेशन को इंश्योर कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सिंगल नेशनल करिकुलम लैक्स अ विजिबल इम्प्लीमेंटेशन प्लान। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि जो गवर्नमेंट है उसने इंश्योर कर दिया, वो चाह रही है कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम के थ्रू क्रिटिकल लर्निंग एबिलिटीज़ भी हों, वो चाह रही है आउटकम बेस्ड भी हों, वो चाह रही है कि वो जितनी भी क्या उसे कहते हैं कि जितने सिंगल नेशनल करिकुलम के थ्रू हमने उसके सेलियंट फीचर्स डिस्कस की वो सारी चीज़ें अचीव करना चाहिए, लेकिन उसको अचीव करने के लिए हमें एक प्रॉपर रिगरस किस्म की ट्रेनिंग चाहिए टीचर्स की। उसके अलावा हमने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ चाहिए। अगर उन्हें वीडियोस देखनी है तो उसके लिए स्कूल के अंदर हमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जैसे अगर स्क्रीन की बात कर लें या कोई ऐसे विजुअल्स जो हैं उनको स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और गवर्नमेंट के पास वो ऑल दो थोड़ी सी उस पर बात हो रही है टीचर्स ट्रेनिंग पे, जो सिंगल नेशनल करिकुलम के थ्रू टीचर्स की ट्रेनिंग पे बात हो रही है, टीचर्स ट्रेन भी हो रहे हैं, लेकिन और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए चाहिए। उससे प्रॉपर रिजल्ट लेने के लिए आउटकम बेस्ड और बेंचमार्क बेस्ड क्रिटिकल लर्निंग, वो सारी चीज़ें अचीव करने के लिए हमें बहुत सारी और चीज़ें हैं। उसके अलावा जो है हमारे, आपने देखा होगा कि जो सिलेबस है, जो आपकी सिलेबस बुक्स आ रही हैं सिंगल नेशनल करिकुलम की बेस पे, गवर्नमेंट को उस पर भी बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी की ज़रूरत है कि जो आपने एक ब्रॉडर करिकुलम के थ्रू जो आप एक ब्रॉडर गोल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाह रहे हैं, जो उसकी बेस पे सिलेबस बन रहा है, क्या वो उनको करिकुलम की चीज़ों को अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इम्प्लीमेंटेशन प्लान को ज़्यादा वायबल होने की ज़रूरत है, ज़्यादा उस पर बात होने की ज़रूरत है। उसके अलावा मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मदरसा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मदरसा
looks like madrasization of education। इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट की जो आपको पता होगा कि हमारे पास अराउंड जो है वो 35,000 रजिस्टर्ड मदरसाज हैं कंट्री में। गवर्नमेंट ने जो है वो जो अंडरस्टैंडिंग अच्छी रीच हुई है गवर्नमेंट और मदरसा ऑर्गेनाइजेशन और मदरसा के जितने भी उनके बोर्ड्स हैं उनके उनके दरमियान वो क्या है कि मदरसा के स्टूडेंट जो हैं वो मैथ्स इंग्लिश और साइंस के सब्जेक्ट जो हैं वो ज़रूरी पढ़ेंगे और उन साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हर मदरसा में जो है वो इनकी जो इनके ये जो टीचर हैं वो कौन इंश्योर करेगा? वो भी गवर्नमेंट इंश्योर करेगी। पहली बात ये कि गवर्नमेंट जो है वो ऑलमोस्ट मिनिमम 3 टीचर जो है वो हर मदरसा में देगी। फिर जो है वो हर जो प्राइमरी स्कूल है प्राइमरी स्कूल उसमें नाजरा पढ़ाने के लिए एक जो होंगे मदरसा ग्रेजुएट वो एम्प्लॉय किया जाएगा और उनको इस तरह करके जो उनकी एक तो जो मदरसा के ग्रेजुएट्स होंगे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और दूसरा जो मदरसा के स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड हैं उनको जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स इंग्लिश और साइंस के सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाने के लिए जो है वो टीचर भी गवर्नमेंट देगी और इन सब के लिए अराउंड जो है वो 1.72 मिलियन टीचर्स हैं। मैं स्टेटस में देख रहा था वहाँ से 1.72 मिलियन टीचर्स हैं हमारे पास पहले से गवर्नमेंट के पास। और जब ये सारी इनटेक जो होगी तो वो अराउंड जो होगी वो समझ लो 5 लाख के करीब जो होंगे वो सिर्फ मदरसा से रिलेटेड जो टीचर्स होंगे उनका नंबर पहुंच जाएगा। तो हमारा जो एक एजुकेशन सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा क्लाउड हो जाएगा रिलीजियस माइंडेड पीपल का। और उससे जो है वो बहुत सारा बिगाड़ क्रिएट होने की ज़रूरत है। बहुत सारे अननोन्स हैं जैसा कि आपको पता है कि मदरसा स्टूडेंट को स्पेशली जो ये टीएलपी के प्रोटेस्ट है या अगर जब जमीयत उलमा इस्लाम JUIF अगर कोई प्रोटेस्ट करती है वो कहीं पे उनको उन्होंने कहीं भी अपना सिटिंग स्टेज करना होता है तो उनके बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो मदरसा स्टूडेंट्स होते हैं। तो फिर अगर इतना हाई नंबर ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल हमारे एजुकेशन सेक्टर में एक एट वंस आ जाएंगे या इन स्टेज आ जाएंगे तो उनका बहुत ज़्यादा क्लाउड होगा और उससे जो है वो बहुत सारे अननोन्स हैं। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं और उससे बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये एक चैलेंज है हमारे लिए। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि 35,000 अगर स्टूडेंट्स हैं तो अराउंड 3 मिलियन जो है वो मदरसा स्टूडेंट हैं। मतलब ये मदरसे हैं और इतने स्टूडेंट्स हैं और ये 3 मिलियन स्टूडेंट्स को मेन स्ट्रीम लाने के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट की जा रही है। उनके लिए अराउंड 500,000 जो होंगे वो टीचर्स भी एम्प्लॉय होंगे उनके लिए अलग से बहुत सारा गवर्नमेंट को खर्चा भी करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। आल दो अच्छी बात है लेकिन इसमें बहुत सारे अननोन्स हैं जो कि चैलेंज अननोन वाला है आपने ये पोर्ट्रे करना है। सर ये 35,000 रजिस्टर्ड मदरसा हैं। उसके अलावा जो है वो चैलेंजेस की बात करें हाँ चैलेंजेस की बात करें तो एक जो है वो हमने बात कर दी कि हमने डिजिटाइजेशन करनी है डिजिटाइजिंग करिकुलम डिजिटाइजिंग एजुकेशन। लेकिन इंटरनेट कौन देगा? इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी आपको पता है कि बहुत सारे जो एरियाज़ हैं स्पेशली कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान या बहुत सारे रूरल एरियाज़ उनमें जो इंटरनेट की पेनिट्रेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है।
तो जो गवर्नमेंट टारगेट्स अचीव कर रही है, करना चाह रही है कि इंफॉर्मेशन आईसीटी को अपने करिकुलम में, एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट करने के लिए, तो लेकिन उसको उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो मीडियम है, जो इंटरनेट है, वो तो अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको सबको इंटरनेट पे जो है वो उनको इंटरनेट की फैसिलिटी, उनको एक्सेसिबिलिटी देने के लिए। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेजेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि किस लैंग्वेज में जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किस लैंग्वेज में वो टीचर उन्हें पढ़ा रहे होंगे और किस लैंग्वेज में वो उनका बुक्स होंगी। जैसे अगर मैथ्स की बुक भी वैसे कह सकते हैं, या बाकी जितनी भी बुक्स हैं वो पंजाबी में भी हो सकती हैं, वो सिंधी में भी हो सकती हैं, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती हैं। तो वो किस बुक में होंगी, किस मीडियम में, किस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, कौन सी लैंग्वेज में वो बुक्स होंगी, वो सुबह डिसाइड करेंगे। और यहीं से जो है वो बात आती है, जो चैलेंज आता है, वो चैलेंज क्या है। इसको मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तो स्कूल जाने से पहले वो एक जो उसकी मदर टंग होती है, वर्नैकुलर लैंग्वेज होती है, उसके अंदर जो है वो एक अपना एक एक उसने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया होता है। मीनिंग्स, बहुत सारी चीज़ों की मीनिंग उसने खुद ही बना ली होती हैं एक मदर टंग में। जैसा कि अगर पंजाबी हूँ, या बहुत सारे आप सिंधी होंगे, बलोची होंगे, कश्मीर से होंगे, तो उन जो होंगे वो उनकी जब स्कूल जाने से पहले जो जो पहले 3-4 साल होते हैं, तो उन्होंने जो अपनी माहौल की अंडरस्टैंडिंग होती है उनके इर्द गिर्द, उसके बारे में एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में उन्होंने डिक्शनरी क्रिएट कर ली होती है, उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर ली होती है, एक पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया होता है। अब होता क्या है? होता ही है कि जब स्कूल में जाता है वो बच्चा, तो वो बच्चा जो है उस वो जो पहला सा उन्होंने बिल्डिंग, उसने स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया होता है, उसको गिरा दिया जाता है। स्कूल में जाते हैं, वो कहते हैं कि आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, आप उर्दू में, कोई भी जो पहले वो लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा था, अचानक से उसे वो लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, या उसकी बुक्स उस तरह से हो जाती हैं। तो क्या होता है कि उसे वो स्ट्रक्चर जो है वो ज़ीरो से दोबारा से बिल्ड करना पड़ता है। तो वो हर चीज़ जो है उसको अलग से नई मीनिंग्स देना पड़ती हैं, और उस नया स्ट्रक्चर और नई मीनिंग से उसकी जो पहले 3 साल की लर्निंग होती है वो ज़ाया हो जाती है। तो हमें क्या इंश्योर करना है? हमें इंश्योर करना है कि हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो वो वर्नैकुलर लैंग्वेज में हो, ताकि जो उसने पहले चीज़ें सीख ली। अच्छा, होता क्या है, जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है ना, जो हमारा बहुत बड़ा इशू है उनमें, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये कि ये जो करिकुलम होता है, जब वो जाता है उसने एक स्पेसिफिक किस्म का एक स्ट्रीट स्मार्ट चिल्ड्रन की टर्म यूज़ होती है कि हमारे बहुत सारे बच्चे स्ट्रीट स्मार्ट हैं, उन्होंने जो अपने इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें सीखी होती हैं। तो आप जब स्कूल में ले जाएंगे उन्हें, स्कूल या ऐसी जगह जो उन्होंने पहले से सीखा हुआ है उससे बिल्कुल डिफरेंट होंगी, वो बिल्कुल बिल्कुल चीज़ें ही नहीं होंगी। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्या करना है कि जो उन्होंने पहले से चीज़ें सीखी हुई हैं उस पर बिल्ड करना है। तो उनके लिए आसान होगा, उनको चीज़ें लर्न करना भी आसान होगी, और उनका जो पहले 3-4 साल की लर्निंग है वो भी ज़ाया नहीं होगी। तो जो क्वेश्चन ऑफ लर्निंग है वो जो मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे छोड़ दिया गया। हालांकि ये फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये जो है वो इंश्योर करे कि वर्नैकुलर लैंग्वेज में ही हो। तो ये एक हमारा चैलेंज है। फिर जो है हम बात की जाती है कि is the single national curriculum at logical and discriminatory। वो क्या है कि क्रिटिसिज्म, ये चैलेंज ये हमारे लिए कि जो हमारा जो जो सिंगल नेशनल करिकुलम का जो कंटेंट है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एथोलॉजिकल बेस्ड हैं, इस्लामिक बेस्ड हैं। तो क्रिटिसिज्म ये की जाती है कि हम जो एक मेजोरिटेरियन रिलीजन है वो इम्पोज किया जा रहा है मिनॉरिटी के रिलीजन पे।
तो उस पे जो है उसके फ्रेमर्स जो हैं वो फिर इसका जवाब देते हैं कि हम जो मतलब जो सिंगल नेशनल करिकुलम के फ्रेमर्स जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि हमने तो जो है वो उनके लिए हमारा जो सिंगल नेशनल करिकुलम वो सिर्फ पेडोलॉजिकल या डिस्क्रिमिनेटरी या एक्सक्लूशनरी नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो इसलिए कि हमने ट्राई किया कि ये ऑल इंक्लूसिव हो। इसमें कुरान की भी बात की गई है, इसमें हदीस की भी बात की गई है, इसमें सूफीज़म की भी बात की गई है, इनमें बुद्धिज़्म की भी बात की गई है। जितने भी जो हमारे एंशियंट रिलीजन जिनका ताल्लुक हमारे रीजन से है उनका जिक्र हुआ है। उसके अलावा इस तरह से गवर्नमेंट का स्टांस ये है कि हमने इसको एक्सक्लूजनरी नहीं बनाया, बल्कि हमने ट्राई किया कि इसको जितना इंक्लूसिव हो सके उसको उसको हमने ट्राई किया। जैसा कि उन्होंने बताया कि हमने रिलीजियस जो एजुकेशन है उसको अलग कर दिया, इस्लामिक स्टडीज़ को अलग कर दिया। फिर जो इस्लामिक करिकुलम का जो सिलेबस है वो कह रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा इंक्लूसिव है कि उसमें उसकी जो चारों हमारे फ़िकाज़ हैं, जो देवबंद हैं, हमारे सलाफ़ीज़ हैं, और फिर अहले हदीस हैं, वो मतलब जितने भी हमारे चारों फ़िरक़ाज़ हैं, तो हमारा जो इस्लामियात का सिलेबस है वो इन चारों फ़िकों की तरफ से मुतफ़िका है। तो किसी भी आल्दो गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म होती है, लेकिन गवर्नमेंट उसका ये स्टांस गवर्नमेंट उसका जवाब ये देती है कि हमारा एक तो जो जितने स्कूल ऑफ थॉट हैं उनकी तरफ से जो है वो उनकी तरफ से इनपुट आई और उनकी तरफ से अप्रूव्ड है। और दूसरा ये कि जो बाकी मिनॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी जो उनकी रिलीजियस एजुकेशन है उनके उनको इस्लामियात से अलग कर दिया गया। तो ये एक्सक्लूशनरी और आइडियोलॉजिकल नहीं है। फिर जो है वो और इम्पोर्टेंट चैलेंज क्या है, पता नहीं कौन सा नंबर था, आप ये खुद देख लीजिएगा कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। This single national curriculum does not address out of school children. क्यों? अगर आप इसका जो है वो इसका ब्रेकअप देखेंगे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का, वो 22.8 मिलियन बच्चे हैं, और 28.2.8 मिलियन में से जो है वो 5 मिलियन जो हैं उनकी एज 5 to 9 है, और जो बाकी कितने बचते हैं 18 17.8 मिलियन, उनकी एज जो है वो 10 to 16। तब ये अराउंड 78% जो है वो बनता है। 78% जो है 78% जो है जो बच्चे हैं उनकी एज 10 to 16 है। सिंगल नेशनल करिकुलम अगर आपने इन लोगों को जो है वो आपने एजुकेट करना है, इनको इस काबिल बनाना है कि वो सोसाइटी का बाइज़्ज़त तरीके से हिस्सा बन सके, तो इनके लिए तो हमें बिल्कुल सिंगल नेशनल करिकुलम की बजाय एक अलग से सेपरेट करिकुलम चाहिए। वो सेपरेट करिकुलम क्या होगा जो कि उनके जो एग्जिस्टिंग, अगर वो जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं या कहीं लेबर फोर्स का हिस्सा है। तो आपने क्या करना है कि उनके लिए वो सिलेबस तरतीब देना है जो कि वोकेशनल बेस्ड होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग होगी उसमें, बजाय इसके कि आप दोबारा से 1 to 3 उन्हें पढ़ाएं, ABC पढ़ाएं। आप उन्हें वो चीज़ें बताएं जो उन्होंने पहले से बिल्ड कर ली हैं, तो उनको जो पहले से काम कर रहे हैं उनमें भी उसको फ़ायदा हो और उनको तालीम भी प्रॉपर तरीके से दी जा सके। तो सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग, जो ये जो इतना बड़ा 17-18 मिलियन जो बच्चे हैं उन पे बात नहीं करता, कुछ भी उनके लिए उन पे बात ही नहीं कर रहा। सिर्फ सिंगल नेशनल करिकुलम वो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं स्कूल में बच्चे हैं उनको तो इफ़ेक्ट करेगा, और उतने ही बच्चे जो बाहर हैं उनके लिए कुछ कुछ सोल्यूशन नहीं है इसमें। तो ये था सिंगल नेशनल करिकुलम के जो चैलेंजेस एक छोटा सा कर लेते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि आप जो हैं वो, अच्छा एक और एक पॉइंट मिस हो गया उसमें, वो आप ऐड कर लें। उसमें जो चैलेंजेस हैं वो ये कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, सिंगल नेशनल करिकुलम seems like constitutional transgression।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि जो एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वो 18th अमेंडमेंट के बाद जो है, या वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, फेडरल गवर्नमेंट उस पर कोई लेजिस्लेशन या कुछ भी नहीं कर सकती है। और अगर जो है वो, जैसा कि अभी सिंध के केस में मैंने कहा कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो वो ये है, सिंध क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करता सिंगल नेशनल करिकुलम, वो क्यों नहीं चाहता कि इम्प्लीमेंट करे। तो ये फ़ायदे नुकसान को हटा के, पॉलिटिकल फैक्टर्स को हटा के, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो, अगर उनका उनका अपना सूबा है, वो ना चाहें कि फेडरल गवर्नमेंट ने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है जो कि एजुकेशन सेक्टर को डील करता है, उनके प्रोविंस को इफेक्ट करेगा, तो वो नहीं कर सकते हैं, वो ना करें, मर्जी है उनकी। तो एग्जैक्टली जो है वो सिंगल नेशनल करिकुलम, चूँकि जो है वो, ये एजुकेशन जो है वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो इस पे पूरे सूबों पे इम्पोज करना वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसग्रेशन लगता है। तो ये, इस पे भी आप बात कर सकते हैं अपने चैलेंजेस में। फिर हम क्रिटिकल एनालिसिस में बात करेंगे। आपको बताया कि हम अल्टीमेटली जब हमें फ़ायदे और नुकसान पता चल जाते हैं तो हम उसको क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं उस इश्यूज़ को। तो क्रिटिकल एनालिसिस यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि ऑल्दो जो है हमें बहुत ज़्यादा, और ये सारी चीज़ें मैं लिख नहीं सकूँगा, तो इसका आप एक एसेंस लिख लीजिएगा अगर आप लिखना चाहें तो। वो ये कि हम ऑल्दो जो है वो आपको इसमें एक सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो एक अकलौता स्टेप हमारे एजुकेशनल जो इल्स हैं उनका सलूशन नहीं है, लेकिन ये एक राइट स्टेप जो है, वो एक डायरेक्शन इन द राइट स्टेप इस सूरत में हो सकता है कि दो चीज़ों में। एक तो ये जो है वो डिफरेंट जो स्ट्रीम्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर है हमारी, उनमें ट्राई करता है कि हर एक सेक्टर के लिए बेंचमार्क बनाए, मिनिमम बेंचमार्क बनाए कि मदरसा से, स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से, पब्लिक स्कूल से कोई किसी भी क्लास से ग्रेजुएट हो रहा होगा तो उसे ये चीज़ें पता ही होनी चाहिए। तो वो ट्राई किया उन्होंने कि एक मिनिमम बेंचमार्क सेट किया जाए। और दूसरा जो है कि रूट लर्निंग से दूर किया गया है हमारा, ट्राई किया गया है इसके थ्रू के क्रिटिकल जो स्किल्स हैं वो डेवलप की जाएँ, एनालिटिकल स्किल्स डेवलप की जाएँ स्टूडेंट्स में, रूट लर्निंग से दूर किया जाए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जो है वो अलाइंड है। तो आप इसे बात कर सकते हैं कि हाल दो जो है ये, इसमें बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें ठीक होने वाली हैं, बट इसकी फ़ायदे को देखते हुए ये एक स्टेप इन राइट डायरेक्शन लगता है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सेक्टर को वाकई इन चीज़ों की ज़रूरत है। हमारे जो कंटेंट है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ मैचिंग ज़रूरी है। हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो हमने दुनिया से कमिटमेंट किए हुए हैं कि हम अपने कंट्री में ये इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमारा उसके साथ लिंक्ड होना ज़रूरी है। क्रिटिकल लर्निंग की स्किल्स ज़रूरी हैं, मिनॉरिटीज़ की एजुकेशन को इंश्योर करना, उन पे अपना रिलीजियस एजुकेशन, रिलीजियस कॉन्सेप्ट ना इम्पोज करना, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका। तो आप ये सारी चीज़ें डिबेट करके ये बता सकते हैं कि बहुत सारी इसमें गलतियाँ हैं, बहुत सारी गलतियाँ हैं, लेकिन एक तरह से ये स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन ही लगता है। तो ये थी जी हमारी बातें। अभी मैं अपनी ये स्क्रीन को ऑफ करता हूँ और आपके क्वेश्चन लेता हूँ। आप हाथ खड़ेंगे, एक एक हाथ खड़ा करेंगे एक एक बार, और फिर हम उस पर 10-15 मिनट में डिबेट कर लेंगे जल्दी जल्दी। कुदरतुल्लाह कमर। ये सर, तो मैं वो 2-3 से क्वेश्चन है मेरे सर। एक आपने वो टीयर्स ऑफ जो एजुकेशन सिस्टम था उसकी सर बात की थी। इसमें सर जी मैं किसी एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि ये सर हमारे 5 टीयर्स हैं। एक में सर वो 3 टीयर का जिक्र था, एक में 5 टीयर का जिक्र था। ठीक है 3 टीयर में सर वो पब्लिक स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स और इलीट स्कूल्स इनकी बात ठीक है करते हैं। जो ठीक सर है 5 टीयर्स है उसमें सर वो बात करते हैं मदरसा सिस्टम, पब्लिक स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, आर्मी स्कूल्स और इलीट स्कूल्स। यार, आप आर्मी को अलग नहीं कर सकते। आप उनका, अगर आपने कहीं पढ़ा है तो वो उन्होंने वैसे ही ज़बरदस्ती घुसाया एक सेक्टर को, जो हाँ, इस तरह एलीट स्कूल, मदरसा, पब्लिक और प्राइवेट स्कूल, इनको अलग से किया जा सकता है। लेकिन खैर, आप अगला क्वेश्चन करें। उसको सर वो ये कि फिर इस तरह से हम करते हैं लो लेवल प्राइवेट स्कूल और हाई लेवल प्राइवेट स्कूल। जी जी जी, आप उसको आर्मी स्कूल को अलग से, मैंने बहुत सारा इस पे पढ़ा है, और मैंने अपनी सीरीज़ की तैयारी में कभी आर्मी स्कूल को अलग से करके मैंने किसी एजुकेशन के टायर, किसी भी अच्छे जो राइटर है उसको इस तरह से करते नहीं देखा। तो मेरा नहीं ख्याल आपको भी करना चाहिए। ठीक हो गया सर।
दूसरे नंबर पे सर आपने हमें वो पीटीआई का जो मैनिफेस्टो बताया था, आपने उसमें हमें वो एक चीज बताई थी कि उन्होंने जनाब सिंगल नेशनल करिकुलम वो इंट्रोड्यूस की है जी इसमें एक। हाँ एक्चुअली सर मैं उसका एक पॉइंट देख लूं। जी जी देख लें, और थोड़ा जल्दी करें, टाइम बहुत कम है हमारे पास। बिल्कुल सर मैं, जी सर, आपने कहा था एलिमिनेटिंग द एजुकेशनल डिस्क्रिमिनेशन या अपार्थाइड बाय इंट्रोड्यूसिंग सिंगल नेशनल करिकुलम। सर हम्म इसमें वो सिंगल एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम्म बाय इंट्रोड्यूसिंग सिंगल यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम, लेकिन वो इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, तो एंड पे आके उन्होंने फिर सिंगल नेशनल करिकुलम इंट्रोड्यूस की है। जी 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 बिल्कुल यही बात की थी कि 4 पॉइंट से ही यूनिफॉर्म एजुकेशन हो सकती थी, और उन 4 पॉइंट में से सिर्फ एजुकेशन करिकुलम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्योंकि उस पर जो है फाइनेंशियल बर्डन कम थे। आप ठीक कह रहे हैं, अगले पॉइंट पे आए। यस सर, तीसरे नंबर पे सर आप वो जो है सब्जेक्ट्स का वो जो मदरसा में सर जो 3 हमने एसेंशियल किए थे वो सर कौन कौन से थे? मैथ, साइंस और तीसरा कौन सा था सर? इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट। हाँ मैं ठीक हो दोबारा से कंफर्म कर लेता हूँ। एक इंग्लिश है। एक मिनट लेट मी सी। इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स और सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट तो शायद वो पहले भी पढ़ते हो, इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स। इसमें सर एक और चीज थी कि जो हमें सर इसका डैमेज वो जो एक आया सर, इसका एक यूट्यूब पे एक लेक्चर देख रहा था कि मदरसा सिस्टम में सर अगर हम इनकी वेबसाइट्स देखें तो वो सर इससे पहले भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे थे अपने, जो अभी हमने इंट्रोड्यूस की हैं चीजें, वो सर ऑलरेडी वो सारी चीजें पढ़ा रहे थे, तो हमने उसमें नए इंट्रोड्यूस किया है मदरसा एजुकेशन में। मुझे नहीं लगता। ऑब्वियसली जो है वो कुछ, वो बहुत सारे प्रोग्रेसिव जो मदरसाज हैं वो बिल्कुल पढ़ा रहे होंगे, लेकिन 35,000 के 35,000 नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो यकीनन जो है वो हर एक मदरसे को जो इंश्योर करना कि वो ये सब्जेक्ट पढ़ाए, तो उसके लिए ये सिंगल नेशनल करिकुलम में ये एफर्ट की गई। तो हाँ कुछ होंगे सब्जेक्ट जो पहले ही पढ़ा रहे होंगे, ऑब्वियसली होंगे। चूँकि मदरसा सिस्टम जो है वो जनरली आपको पता है वो डिपेंड करता है, ये वो चल रहा होता है, वो डोनेशन पे चल रहा होता है। तो जो जो ज़रा अच्छे प्रोग्रेसिव माइंड्स के होते हैं वो जनरली फिर अपनी डोनेशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से उनकी अपील करने के लिए वो कहते हैं कि हम तो अपने स्टूडेंट को रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ जो हमारी बाकी सोशल साइंसेज और जितनी बाकी भी एजुकेशन है वो भी दे रहे हैं। तो वो बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कुछ मदरसा होंगे। कुदरतुल्लाह आपके क्वेश्चन ख़त्म ये हो सर, गए हैं, आगे हम बात सर एक करेंगे। सर और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है सर। जल्दी थोड़ा सा, जल्दी थोड़ा सर सा। 2006 के हम कह रहे हैं कि जी हमने सिलेबस बहुत ज्यादा सर चेंज किया है, लेकिन सर ये जो पूरा सिलेबस है सर ये तकरीबन वो 2006 वाला ही है विद ओनली माइन्यूट चेंजेस। तो बात इसमें ये है सर कि हमने नया, नया जो है ना वो हमने बात की थी, जो मैंने ये आपको 4-5 फैक्टर्स बताए हैं। 4-5 तो नहीं थे, खैर 8-10 फैक्टर थे। वो सारे जो थे वो सिंगल नेशनल करिकुलम, वो पहले वाले में नहीं थे। पहले वाला जो है वो आउटकम बेस्ड नहीं था, वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या एनालिटिकल स्किल्स पे नहीं था। रिलीजियस एजुकेशन जो थी वो अलग से नहीं थी, जो टेम्स के साथ वो अलाइंड नहीं था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक के हो, साथ अलाइंड नहीं था। और ये जितने भी फैक्टर्स बताए हैं वो सारे उसमें नहीं थे। ठीक हो गया सर, थैंक यू। मोहसिन लिकारी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ सर, मेरे 3 सवाल हैं सर। मेरा पहला सवाल तो ये है कि मैंने टू सम एक्सटेंट सुना था कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उसका यही नोशन है कि जो 18th अमेंडमेंट है, तो मतलब दे आर ट्राइंग टू रिवर्ट दैट अमेंडमेंट, जैसे अगेन मतलब एक ना यूनिटरी सिस्टम हो, ठीक है ना, जैसे मतलब यूनाइटेड सिस्टम होता है पूरे कंट्री में, ठीक है। और सेकंडली ये, क्या जो 18th अमेंडमेंट 10 सालों के बाद इतना प्रॉपरली मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी कंट्री में, तो क्या ये एसएनसी इतना जल्दी इम्प्लीमेंट होगा? पहला सवाल तो वो था। दूसरा सवाल ये है और तीसरा सवाल ये है सर, और तीसरा भी इसके रिलेटेड ही है सर, कि क्या वाकई एसएनसी इन अ बेटर वे इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा? बात करते हैं सिंगल नेशनल करिकुलम और 18th अमेंडमेंट की। 18th अमेंडमेंट खैर में हम उसमें थोड़ा और डिटेल्स में बात कर लेंगे कि किस तरह से उसके फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ सिंगल नेशनल करिकुलम की बात करें तो जी सर। अगर हम इसकी डेवलपमेंट की फेजेस देखें ना, इसके लिए सिंगल नेशनल करिकुलम को किस तरह से डेवलप किया गया, तो उसमें बड़ा एक एलेबोरेट सा प्रोसीजर आपको नज़र आता है कि जितने सूबे थे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो ऑन बोर्ड थे। जी। उनके जो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स थे वो ऑन बोर्ड थे। हार्वर्ड के साथ जो है, जो गवर्नमेंट जब इसको डेवलप कर रही थी उनके साथ इनका कोलैबोरेशन था। वहाँ से अराउंड 20 एक्सपर्ट्स थे जो इस सारे प्रोसेस में इंक्लूडेड थे।
तो हाँ बिल्कुल, जो अगर कंसल्टेशन का प्रोसेस देखें तो बिल्कुल जो है वो सूबों के जितने रिप्रेजेंटेटिव थे वो इसका पार्ट थे, लेकिन अगेन बात वहीं पे आती है कि कोई सूबा जो है वो अगर इस सारे प्रोसेस के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता तो बिल्कुल उनकी ये सवाबदीद है, वो अपनी मर्ज़ी से ना भी इम्प्लीमेंट करे तो फेडरल गवर्नमेंट उनका कुछ कर नहीं सकती है। फिर बात करेंगे 18th अमेंडमेंट के इम्प्लीमेंट हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। 18th अमेंडमेंट पे हम बाद में बात करेंगे, पहला क्वेश्चन आपका 18th अमेंडमेंट पे था, वो हम 18th अमेंडमेंट वाले लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन सिंगल नेशनल करिकुलम इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा मैं वो बात कर लेता हूँ। जी जी, सिंगल नेशनल करिकुलम इम्प्लीमेंट होगा इसलिए कि जो पंजाब जो सिंध के अलावा जो बाकी तीन जो होंगी, तीन जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो पीटीए के अलाइज हैं, और उन तीनों में स्पेशली जो पंजाब में तो बिल्कुल ऑलरेडी उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है, जो बाकी केपी और जो बलोचिस्तान है वो भी यकीनन ही कर देंगी, इसलिए कि वो गवर्नमेंट के अलाइज हैं और दे हैव बीन इन द कंसल्टेशन प्रोसेस थ्रू आउट द पीरियड, तो हो सकेगा। लेकिन जो क्वेश्चन है वो ये कि जो इम्प्लीमेंटेशन की मोडेलिटीज़ हैं, जितना उसके साथ कॉस्ट है गवर्नमेंट के लिए, क्या वो बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, ये क्वेश्चन है हमारे लिए, और ये हमने कंसर्न में बात की। जी ठीक हो गया मुहसिन, अगला क्वेश्चन ठीक है हम सर, करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। सना, सना आप क्वेश्चन करें। अस्सलामुअलैकुम सर। सर मुझे पूछना था कि जो हम लोगों ने पीटीआई की बात की ना, तो इनकी एजुकेशन सिस्टम में इन लोगों ने जो है ना इंट्रोड्यूस कराया था कि जो टीचर का ऑनलाइन सिस्टम हो गया और बच्चों का भी सारा ना कि बच्चों की प्रेजेंस वगैरह का ख्याल रखा जाए, यानी कि जो बच्चे स्कूल आते हैं एटलीस्ट वो कंफर्म हो कि वाकई स्कूल आ रहे हैं, और अगर वो स्कूल से स्कूल छोड़ के जा रहे हैं तो उसका बाकायदा एक सिस्टम है कि उस स्कूल से तब उसे खारिज किया जाएगा जब वो नेक्स्ट स्कूल में उसका डेटा एंटर किया जाएगा। तो एक स्कूल से वो वाला सिस्टम किया गया है, तो वो तो जब से इनकी हुकूमत आई है 3 साल हो गए भी ये सिस्टम इनका बच्चों वाला सिस्टम एजुकेशन का चल रहा है। दूसरा सर जो ये टेस्ट सीरीज़ का था तो ये तो खैर शहबाज शरीफ की हुकूमत से चल रहा है कि बच्चों से LNT लिया जाता है, हर 3 मंथ के बाद जो है चेकिंग के लिए आते हैं और लाहौर से उनके पेपर्स बन के आते हैं। बच्चों से 3 क्लास से स्टार्ट किया जाता है कि बच्चों से पेपर दिए जाते हैं और सब्जेक्ट से रिलेटेड उसमें एनालिटिकल भी होता है, बच्चे की एबिलिटी वगैरह चेक की जाती है कि बच्चे को जो एजुकेशन दी गया है उसे वाकई वो आता है या नहीं। जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी सर उसमें टीचर्स को काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो बच्चों को कैसे एजुकेट करें, स्पेशली कई दफ़ा तो पूरे डेज की होती थी। जी थोड़ा जल्दी और शॉर्ट किया करें आप, जी बोलें, कंप्लीट करें क्वेश्चन। तो सर इनके दौर में तो सिर्फ एक ही टीचर्स की अभी ट्रेनिंग हुई है, वो भी अभी 3 डेज की हुई है ना, तो इनके दौर में तो इतना टीचर्स की तरफ नहीं दिया गया कि टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई कि बच्चों को कैसे एजुकेट करें या सर, क्योंकि बहुत सी टीचर्स को कंप्यूटर की एजुकेशन वगैरह नहीं थी, तो वो यही हम बात कर रहे हैं कि जो इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन की मोडालिटीज़ है ना, कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो इतना हम ऑब्जेक्टिव्स बड़े बड़े हमने अचीव किए हैं, हमने रखे हुए हैं एनालिटिकल स्किल्स और आउटकम बेस्ड, और आल्दो पे पहले भी कर रही होंगी। अगर आप शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं तो शहबाज शरीफ सिर्फ पंजाब में था, बाकी सूबों में नहीं था, बाकी सूबों में शायद इम्प्लीमेंट ना हो रहा हो। तो जो ये बात हो रही है वो सिंगल नेशनल करिकुलम की, वो पूरे पाकिस्तान में बात हो रही है। पूरे पाकिस्तान में इस तरह का अगर सिस्टम अगर पहले कोई पंजाब गवर्नमेंट यूटिलाइज़ कर भी रही थी तो पूरे पाकिस्तान में उसको इंट्रोड्यूस करवाने की बात की गई, और इम्प्लीमेंटेशन की हमने पहले भी बात की कि एक वायबल इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है ना वो लैक कर रहा है सिंगल नेशनल करिकुलम में, टीचर्स की ट्रेनिंग और उसके लिए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वो आप उसके चैलेंज में लिख सकते हैं। ठीक हो गया सना, अगला क्वेश्चन करेंगे मलिका सैरिश इशफाक। सर जैसे आपने बताया कि टू मेक पॉलिसी ऑन एजुकेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसग्रेशन, एजुकेशन इज द प्रोविंशियल सब्जेक्ट आफ्टर 18th अमेंडमेंट।
जी जी तो फिर फेडरल गवर्नमेंट ने क्यों ये एसएनसी इंट्रोड्यूस करवाया, जबकि हमारे जो फेडरल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हमारी इकोनॉमी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो इतनी मुश्किलात में है, तो इनको क्या पड़ी थी इतनी ये इंट्रोड्यूस करवाने की एसएनसी? यार पहली बात ये है कि फॉरेन पॉलिसी पे कोई कोई अलग से जो है वो लेजिस्लेशन नहीं होती है, तो आप खैर वो अलग से हम बात करेंगे उसकी कौन से फेडरल जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। लेकिन ये क्योंकि हर जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसका कुछ ना कुछ मैनिफेस्टो होता है कि उसने हेल्थ में क्या अचीव करना है, उसने एजुकेशन में क्या अचीव, सब चीज़ों में उनका जब भी इलेक्शन आता है तो उससे पहले मैनिफेस्टो होता है। तो उसको अचीव करने के लिए ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने थे एजुकेशन के लिए। फिर उन्होंने जितने उनके स्पेशली अलाइज थे और जो भी अलाइज नहीं थे जैसा कि सिंह था, सबको ऑन बोर्ड लिया ताकि सिंगल नेशनल करिकुलम को जो है वो एजुकेशन सेक्टर को ट्राई करेंगे बेहतर करें। तो उसमें सूबे बिल्कुल जो है स्पेशली 3 सूबे जो है वो उसका हिस्सा थे, जो एक सूबा हिस्सा नहीं था उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ये उसकी रीज़न है। I am talking about the legal right of federal governments कि उनका हाँ, लीगल राइट उन्होंने नहीं किया ना मेरी जान। उन्होंने जो प्रोविंसेस को उन्होंने जो उनके स्पेशली अलाइज थे उन्होंने कहा कि वो अपनी खुद से करेंगे, लेजिस्लेशन करेंगे। पंजाब खुद से करेगा, बलूचिस्तान खुद से, हर सूबा अलग से करेगा। लेकिन वो इनिशिएटिव किसका है? वो फेडरल गवर्नमेंट का है। मतलब उस पर वो लेजिस्लेशन ऑब्वियसली नहीं कर सकेगी, उसको पूरे हर जगह पे नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेगी, लेकिन वो अपने जो अलाइज हैं उनको ये ऑब्लिगेट तो कर सकेगी कि आप कर सकते हैं, जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट ने किया। जी ठीक है, थैंक यू। सैरिश आपका क्वेश्चन है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने कहा है कि ये जो सिंगल नेशनल कैरिकुलम है नई गवर्नमेंट ने जो इम्प्लीमेंट किया है, ये क्रिटिकल रीजनिंग पे काम कर रहा है, तो आप और रोट लर्निंग को डिस्करेज कर रहा है, तो ये काम कैसे होगा जब हमारे पास कोई प्रिपरेशन नहीं है? हमारे टीचर्स जो हैं पुराने हैं, उनके पास इन सर्विस ट्रेनिंग नहीं है, प्री सर्विस ट्रेनिंग नहीं है। वर्चुअल स्कूलिंग का जो पायलट प्रोग्राम इन्फोर्स किया था अभी कोविड के दौरान पिछले साल, जिसमें टीवी के जरिए आता था, चैनल्स के जरिए, और वो पढ़ाया जाता था बच्चों को, उस पर भी ना माएँ उसके लिए तैयार थी, ना टीचर्स जो थी वो डिजिटल एजुकेशन के लिए तैयार थी। तो ये तो बात बिल्कुल हो गई कि ये तो हमारे लिए रिडंडेंट सी चीज है, या बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता इम्प्लीमेंट, जो कहा जा रहा है कि लॉजिकल या रीजनिंग के ऊपर काम करना है। दूसरा, हमारे पास पायलट प्रोजेक्ट जो था वो ऑलरेडी फंक्शनल था, और वो उसके ऊपर मल्टी ग्रेडेड और पीयर लर्निंग के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन उसकी से फेडरल अगर गवर्नमेंट तक देखा जाए, फेडरल कॉलेजेस में तो वो तो इस्तेफादा ले रहे थे, लेकिन पंजाब के कॉलेजेस उससे कोई फायदा नहीं है। और अगर तीसरा मुझसे ये सवाल है आपसे कि अगर प्रोविंसेस ने रिलक्टेंस शो अब कर रहे हैं, तो ये फिर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो गई है? तो क्या फेडरल गवर्नमेंट को, इस गवर्नमेंट को नहीं पता था कि 18th अमेंडमेंट है, ये तो डेमोक्रेसी के एथिक्स के भी खिलाफ है, उसके प्रिंसिपल के भी खिलाफ है कि आप सूबों को जो है वो उनकी शमूलियत नहीं हुई, उनके स्टेक होल्डर्स कैसे, अगर वो बोले थे पहले, तो अब वो क्यों मतलब डिनाई कर रहे हैं, या उन्हें इसमें लूप होल्स क्यों नजर आ रहे हैं? थैंक यू, यही क्वेश्चन है मेरे। पहला आपने क्वेश्चन किया कि सिंगल नेशनल करिकुलम के लिए जितना भी गवर्नमेंट का ये गोल है, सिंगल नेशनल करिकुलम के जरिए ये ऑब्जेक्टिव है कि हम रोड लर्निंग को ख़त्म करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आएंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव है। यही हमने अपना जो है वो कंसर्न्स और चैलेंजेस में लिखा था कि वी लैक क्लियर वायबल इम्प्लीमेंटेशन प्लान। गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि हम उसको अचीव करने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे देंगे, हम टीचर को ट्रेन कैसे करेंगे। तो ये बिल्कुल हमारा एक चैलेंज है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये रिडंडेंट डॉक्यूमेंट है, तो वो बिल्कुल नहीं है। कोई भी जो इस तरह की कोई भी जो रेवोल्यूशनरी स्टेप होता है, अगर आपने रेवोल्यूशनरी स्टेप, मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि अगर आपको इस इतने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो ऑब्वियसली एक बड़े हाई लेवल स्केल पे, एक वाइडर स्केल पे आपको टीचर को ट्रेन भी करना है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी करना है स्कूल्स में। तो अगर वो सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट कर पाएगी, तो वो आपके एजुकेशन सेक्टर के लिए वो उसका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये डॉक्यूमेंट गलत है। आप ये कह सकते हैं कि उस डॉक्यूमेंट में जो गोल्स लिखे हुए हैं उनको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट जो है ना वो उतनी एफर्ट शायद ना कर रही हो, या उतने उनके पास रिसोर्सेज ना हो, या उतने वो ऑब्जेक्टिव अचीव ना कर सके।
आप ये तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन प्लान नहीं है उनके पास रिसोर्सेज नहीं है आप, लेकिन आप ये क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते कि ये डॉक्यूमेंट अच्छा नहीं। ठीक हो गया। फिर आपने क्वेश्चन किया 2 क्वेश्चन थे, तीसरा मैं भूल गया हूँ। तीसरा क्या क्वेश्चन था आपका? सर मेरा दूसरा जो था वो ये था कि प्रोविंसेस जो थे वो पहले तो हाँ अब क्यों नहीं रिलेक्टेंट थे। होते। ठीक हो गया। और प्रोविंस सर जो है ना, तीसरा प्लीज सर, जी प्लीज। प्रोविंसेस की जो बात हुई है वो प्रोविंसेस की में बहुत सारी पॉलिटिकल एग्जिजेंसीज आ जाती हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। सिर्फ जो है वो ये बात पॉजिटिव और नेगेटिव में बात नहीं होती, या ग्रे एंड वाइट नहीं होता। पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को सबड्यू करने के लिए करनी होती हैं। और मे बी एक ये रीज़न हो कि जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सिंगल नेशनल करिकुलम से रिलेक्टेंट हो, लेकिन सिर्फ एक सूबा, जो बाकी सूबे हैं 3 सूबे, वो तो उनको वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो एग्रीड हैं, वो उस पर स्टेप्स भी ले रहे हैं। तो आप उसको अगेन उसको ये नहीं कह सकते कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसग्रेशन एग्जैक्टली ट्रांसग्रेशन कब होती, जब फेडरल गवर्नमेंट ये कहती कि जो सूबा नहीं इम्प्लीमेंट, मतलब सूबों पे ऑब्लिगेट कर देती कि आपने ये करना ही करना है, अगर आप ये नहीं करोगे तो गुजारा नहीं है, या जो भी कुछ और उसके लिए स्टेप्स होते हैं। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर रही है। हर सूबा जो है वो उसमें इंडिपेंडेंट है कि वो सिंगल नेशनल करिकुलम को अडॉप्ट करे या ना करे। तो उनके लिए एक स्पेस है हर सूबे के लिए, लेकिन जो 3 सूबे हैं जो कि गवर्नमेंट के लाए हैं वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फात तारिक करेंगे। सर मेरा क्वेश्चन हो गया इसी से कवर, ये मैंने सिंध की बात करनी थी कि सिंध का अपना कोई एजेंडा है, और वो प्रोविंशियल एजुकेशन तो शायद उनका ये हो कि बजट हमें लगाना पड़ेगा रिसोर्सेज के ऊपर, ये वो तो उनकी अपनी जेबें शायद ना बढ़े उस तरह। मैं भी इसी सेंस में थोड़ा सोच रहा था उसको। एकेडमिक आर्गूमेंट की बात करेंगे हम जब भी क्लास में या एग्ज़ाम में बात करेंगे, तो हम एकेडमिक ये इस तरह की कभी भी बात नहीं करेंगे कि जेबें भरेंगी, करप्शन होगी। हम बात करेंगे कि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो उसको अडॉप्ट करें या ना करें, और वो नहीं कर रहे, ये उनका स्वाबदीद है। आगे क्वेश्चन है जी आयशा इफ्तिखार का। सर आपने ये जो बताया था कि रिलीजियस एजुकेशन का सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया इन्होंने एसएमसी ने, तो सर इसमें जो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं दोनों के लिए ऑब्लिगेटरी है कि वो उस सब्जेक्ट को लाजमी पढ़ें? मुस्लिम तो पहले भी पढ़ रहे थे, नॉन मुस्लिम्स जो थे ना, वो उनके लिए एथिक्स का जो है वो सब्जेक्ट हुआ करता था, रिलीजियस एजुकेशन का नहीं हुआ करता था। तो रिलीजियस एजुकेशन को अभी इंक्लूड किया गया। तो सर वो यानी वो इस्लामिक रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाएगा या सब रिलीजन्स के बारे में? नहीं, उनको अपने रिलीजन के हवाले से बात की जाएगी। इस्लाम के रिलीजियस एजुकेशन में इस्लाम पे बात नहीं होगी। ठीक है सर। और ये जो क्लाउड आपने बताया था कि क्लाउड हो जाएगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिलीजियस पीपल का जब ये मदरसा से टीचर्स आएंगे, तो सर इसका क्या इशू आपने बताया था, ये एक दफ़ा रिपीट कर दें बहुत क्योंकि सारे उन्होंने। अननोन्स है, मैंने बताया था। चैलेंज ये है कि जब इतना पहले से अराउंड 1.78 मिलियन की मैंने बात की थी कि हमारे टीचर्स हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और अचानक से जो है हम बहुत सारे ऐसे ऐसे रिलीजियस ग्रेजुएट्स जिनको बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एम्प्लॉय कर लेती हैं, जैसे टीएलपी ने किया, जेयूएफ ने किया। जब प्रोटेस्ट करने होते हैं, जब कुछ भी ऐसा करना होता है, तो वो उनके उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं उनके मदरसों से। तो अगर वही मदरसा स्टूडेंट जो होंगे वो प्राइमरी स्कूल्स में होंगे या वैसे टीचर्स होंगे, तो उनका क्लाउड की वजह से हो सकता है स्कूल के स्टूडेंट भी जाएं प्रोटेस्ट करने के लिए, मतलब उनका क्लाउड बढ़ जाएगा। और उससे बहुत सारे अननोन्स हैं, बहुत सारे प्लस भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बहुत सारे अननोन्स। आपका आर्गूमेंट ही होना चाहिए कि इतना ज़्यादा क्लाउड होने की वजह से आपके एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे अननोन आ जाएंगे, जो कि एक चैलेंज हो सकता है फ्यूचर में। अगला क्वेश्चन सजाद अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सजाद क्वेश्चन करें। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर इस सिंगल नेशनल करिकुलम से जो हाई लेवल प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका जो ओवरऑल जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड था या वो थोड़ा ये जो बेस्ट वो थोड़ा डाउन नहीं हो जाएगा?
क्या जो नीचे वालों को मिलाने के चक्कर में एक सिंगल रखने की वजह से उनका जो वो है स्टैंडर्ड है उसको मैं बात करता हूँ इस पर, बहुत शुक्रिया। ये मैं आपको दरमियान में बता देना चाहिए था मुझे कि ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम है ये मिनिमम बेंचमार्क है। मिनिमम बेंचमार्क का ये मतलब ये कि ये नीचे वालों को ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर वालों को नीचे नहीं लेके जा रहा। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या जो जितने भी अच्छे पहले से ही अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं वो अच्छी एजुकेशन देते रहेंगे। उनका कंटेंट जो है वो हमारे कंटेंट के साथ मिल जाएगा। उनको वो एक स्पेसिफिक बेंच मार्क्स तक तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन अगर उससे वो ज़्यादा पढ़ाना चाहें तो आप उन्हें रोक नहीं सकते कि आप उससे ज़्यादा अच्छा क्यों पढ़ा रहे हैं। तो ये मिनिमम बेंच मार्क है जो कि हर एक को अचीव करना है। इसका मतलब ये कि नीचे वालों को ऊपर लाना है, ऊपर वालों को नीचे नहीं लाना। अगला क्वेश्चन जो है वो सैल रजा। जी नेमत भाई, मेरा क्वेश्चन ये था, एक दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो हमने पंजाब में आपने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इज एल आई ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, तो बीइंग एन एल आई उसने जो है वो एसएनसी को अप्रूव कर दिया है। लेकिन अभी हमें सिलेबस जो बुक्स मिली हैं बच्चों की 5th क्लास तक 10th क्लास तक, तो वो सारी की सारी जो है वर्नैकुलर लैंग्वेज की आप बात कर रहे थे, लेकिन वो सारी की सारी तो इंग्लिश में है, तो वो तो उर्दू में भी नहीं है। इवन के उर्दू में होती पंजाबी में तो क्या होनी थी। पहला ये। दूसरा ये है कि जो आप बात करें अननोन की, कि अगर हम मदरसा के जो स्टूडेंट्स हैं वो बाद में टीचर बन के आपके स्कूल्स में आ जाएंगे एज अरबिक टीचर, तो फिर आप वो जो अननोन्स हैं वो तो जिस तरह जिस सेंस में आप बात कर रहे हैं कि जी वो उससे इन्फ्लक्स हो जाएगा उन टीचर्स का, वो वाली जो मेंटेलिटी है वो वाली प्रिवेल करने के चांसेस हैं यहाँ पे इन स्कूल्स के अंदर। तो आप नहीं समझते कि ये हम उन जो जिससे के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये हम जब लॉजिक ज्यादती कर रहे हैं, हाँ, ये वाला आर्गुमेंट जो है वो उनके साथ जो है वो ज्यादती कर रहा है कि वो वाले जो हैं स्टूडेंट्स वो जो है वो एक्सट्रीम जाते हैं या वो प्रोटेस्टर्स हैं। तो क्योंकि हमारा जो है गवर्नमेंट का तो कोई स्टांस नहीं है ना, ऐसा गवर्नमेंट की कोई स्टेटमेंट तो नहीं है कि मदरसा के स्टूडेंट्स जो हैं वो ही प्रोटेस्टर्स होते हैं। ठीक हो गया, मैं बात करता हूँ। क्या वर्नैकुलर लैंग्वेज की जो बात की गई उसमें बात की गई कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ना वो कौन सा होना चाहिए और दूसरा बुक्स की लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। तो वो मैंने बात की थी कि वो सूबों ने डिसाइड करना है, और अगर पंजाब गवर्नमेंट ने वो इंग्लिश में डिसाइड किया है, इंग्लिश में बुक्स होंगी, और जो उसकी क्या उसे कहते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है, इंग्लिश है, कुछ भी है, तो वो सूबों की स्वाबदीद है। और हमारा चैलेंज ये था कि हमने बात की थी कि फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए था कि वर्नैकुलर लैंग्वेज में स्पेशली जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो गवर्नमेंट इंश्योर करे तो वर्नैकुलर लैंग्वेज में हो। तो वो एक बिल्कुल चैलेंज है। हाँ, तो वो मैं वो उस पर बात की गई थी। वो पंजाब गवर्नमेंट ने अगर इंग्लिश में किया है तो उनकी मर्ज़ी है, सिंध गवर्नमेंट सिंधी में कर दे तो उनकी मर्ज़ी है, बलोची में कर दे उनकी मर्ज़ी है। दूसरी बात की गई मदरसाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, तो उसमें दो तरह की चैलेंजेस थे। पहले मैं आपको बात की कि अराउंड 5 लाख टीचर्स जो हैं जिनका ओरिजिन मदरसा से होगा या जिन जो मदरसा से लिंक्ड होंगे, इतना ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी भी, यानी इतना ज़्यादा उन पे जो फाइनेंशियल बर्डन अचानक से 5 लाख टीचर्स का आएगा। पहला पहला जो चैलेंज जो था वो ये था। दूसरा चैलेंज जो ये था कि इतना क्लाउड हो जाएगा, बिल्कुल आप ये एक फैक्ट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इसको विजुअली नहीं बोलती है, लेकिन ये है फैक्ट इसी तरह से ही है कि जनरली जो मदरसा के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इतना प्रोग्रेसिव थाट्स उनकी नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव्स होती हैं। और उन कंजर्वेटिव थाट का जब आपका एक इन्फ्लक्स होगा आप एजुकेशन सिस्टम में, तो ऑब्वियसली उसके इम्प्लीकेशंस होंगी। वो नेगेटिव लेकिन ये क्या क्या हम ये वाली बात जो है ये सीएसएस के पेपर में लिख सकते हैं भाई? ये तो हम 22 नहीं हो गए थोड़े से? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल बायस नहीं है। उसकी रीज़न ये कि ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो उसमें आप ऑब्वियसली आप न्यूट्रल रहना होता है। आपने सीएसएस के पेपर मैं एक मिनट, आपकी आवाज़ कट रही है, आपकी मैं आवाज़ आपको मिसाल के तौर पर मैंने कहा सिर्फ मुझे 1 मिनट चाहिए। मिसाल पर हम जो है यहाँ पे मलाला की अगर बात कर लें तो थोड़ा उसके जल्दी बारे में जो कीजिए, है जी 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 4:45 सिर्फ हो 1 गए। मिनट जी 1 मिनट बस। अब बात करें मलाला के बारे में तो उसके बारे में डिफरेंट ओपिनियंस हैं, लेकिन हम जब भी उसको कोट करेंगे तो अपने स्टेट की ओपिनियन के साथ जाएंगे। मदरसा के जो स्टूडेंट्स हैं अंदर में हमारी ओपिनियन तो हो सकती है। आवाज़ कट रही है आपकी, नहीं सुनाई दे रही है। अभी आ रही है आवाज? अभी क्लियर है आवाज? अभी बेहतर है।
जी वो सिग्नल का इशू होगा। मैंने कहा कि अगर हम मिसाल के तौर पे मलाला की बात कर लें तो उस पे हमारी अच्छा मैं स्टेट की समझ गया ओपिनियन मैं और है समझ और गया लोगों जी मैं समझ गया हूँ कि आप कह रहे हैं कि हमारा स्टेट का ओपिनियन जो है वो शायद ये हो कि हमारे जो मदरसा के स्टूडेंट हैं वो जो उसमें नहीं होते हैं रिलीजियस आप बिल्कुल सपोज कर रहे हैं कि वो बिल्कुल नहीं होते बिल्कुल हैं वो नहीं होते हैं। जो आपका आर्गूमेंट है वो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस तरह से जो ना वो बहुत सारे अननोन्स हैं और उसका फेडरल गवर्नमेंट को भी नहीं पता है कि उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे और किसी को भी नहीं पता है। तो आप उसको जो जी है वो उसको सिर्फ आर्गूमेंट को यहीं तक रखें कि वो अननोन नहीं होंगे, आप आगे डिटेल में जाए ना। ठीक हो बहुत शुक्रिया ओके बहुत शुक्रिया। कायनात का क्वेश्चन। जी सर सर मेरा जो पॉइंट था वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से था कि अगर वर्नाकुलर लैंग्वेज हम इंश्योर कराते हैं डिफरेंट लाइक स्कूल्स में हर प्रोविंस अपना इंश्योर कराएगी तो सर हर स्कूल में तो हर कास्ट का बच्चा होता है ना। लाइक अगर पंजाब के स्कूल थे तो यहाँ पर कोई बलोची स्पीकिंग बच्चा भी होगा, पंजाबी स्पीकिंग भी होगा। तो अगर ये इंश्योर करा दें फिर किस तरह, मुझे ये पॉइंट नहीं समझ आ रहा। पॉइंट ये कि जनरली वैसे ये बहुत कम होगा कि यहाँ पे अगर 100 बच्चों की या क्लास है तो शायद कोई एक ऐसा बच्चा हो जैसे पंजाबी ना आती हो पंजाब में। या अगर सिंध की बात करें तो सिंध के स्कूल में अगर 100 बच्चा होगा तो उसमें से एक को जो है वो सिंधी ना आती हो कोई और लैंग्वेज आती हो। तो हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी भी नहीं बल्कि मैक्सिमम शायद ये 1% से भी बहुत कम ऐसे चांसेस हों। तो अगर हम 99 प्लस जो हैं वो लोग इससे फ़ायदामंद हो रहे हैं तो मेरे ख्याल में उस पर जाना चाहिए। आगे क्वेश्चन है जी महीन। सर ये मतलब पास बुक्स पे जो है फीमेल या गर्ल्स का जो सर इनको जिस तरह के निकाब में मतलब शो किया गया है स्पेशली सर जो मतलब फर्स्ट जो मतलब है या उनके पास जो पिक्चर इस तरह के दिखाए गए हैं वो सर जो तो है पास स्टूडेंट्स वो मैं बताता हूँ। अच्छा आप क्वेश्चन सर कंप्लीट करना थोड़ा जल्दी जी जी कीजिए। ओके सर सर तो ये गवर्नमेंट का इसका मतलब कोई स्पेसिफिक कंसर्न है या सर गवर्नमेंट डिलिबरेटली कुछ कर रहा है या सर ये प्रोपेगेंडा है लेफ्ट विंग वाले और अपोनेंट्स? सर आपका इस पे क्या स्टांस है? यार महीन इस बात जो है ना इस पे 2-3 इसके व्यूज़ हैं, तीनों पर्सपेक्टिव में दे देता हूँ आपको। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो क्वेश्चन होते ये जो होते हैं जो सिंगल नेशनल करिकुलम है ये मैंने आपको बताया इज़ डिफरेंट फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिलेबस। वो एक नेक्स्ट स्टेप है। आप टेक्स्ट बुक की बेस पे सिंगल नेशनल करिकुलम को नहीं क्रिटिसाइज़ कर सकते कि उसमें जो ऑब्जेक्टिव से आप ये क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि उसकी बेस पे जो है वो टेक्स्ट बुक ठीक नहीं बनी है, उसका कंटेंट ठीक नहीं है, उसमें ज़्यादा चीज़ें स्टफ की गई हैं, ये जितना भी कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये सिंगल नेशनल करिकुलम की गलती है। आप इसको ये कह सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट बुक बोर्ड जो उन टेक्स्ट बुक्स को अप्रूव कर रहा है स्पेसिफिक पब्लिशर्स की, तो वो ये उसने अपना काम ठीक तरह से नहीं किया। जैसे पब्लिशर जो ऑक्सफोर्ड है तो ऑक्सफोर्ड भी सिंगल नेशनल करिकुलम की बुक्स पब्लिश करेगा, उसमें भी उन गाइडलाइंस को हवाले से वो अपना कंटेंट देगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करना है कि उसको इंश्योर करना है कि वो बैलेंस्ड है। पहली बात वो बुक्स जो हैं उस सिंगल नेशनल करिकुलम पे जो बुक्स आ रही हैं वो बैलेंस्ड हो, उसमें कंटेंट उसी तरह से अच्छा हो जिस तरह से सिंगल नेशनल करिकुलम के थ्रू गवर्नमेंट अचीव करना चाह रही है। दूसरी बात ये है कि कुछ जो है वो लेफ्ट विंग का प्रोपेगेंडा भी मैंने प्रोपेगेंडा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव वर्ड है, उसकी कॉनोटेशन होती है हाँ, लेकिन जो लेफ्ट विंग की क्रिटिसिज्म है समटाइम्स अनफाउंड लगती है इस पर। जब जैसा कि आपको पता है कि वो उसमें शहबाज गिल की स्पीच भी थी कि उन्होंने डिफरेंट कंपैरिजन करके दिया था और कि जो कभी जो है वो किसी बुक में वो मतलब बेटा ऊपर बैठा है, किसी में नीचे बैठा है, किसी में जो है उन्होंने सर पे दुपट्टा लिए हुआ है, अगली बुक में नहीं लिया हुआ। इट्स ऑल डिपेंड्स के जो पब्लिशर है वो किस तरह से उस बुक को पब्लिश कर रहा है। सो गवर्नमेंट का जो इसमें नेग्लिजेंस कह लो या उसमें थोड़ा सा कसूर है वो ये है कि गवर्नमेंट ने उन टेक्स्ट बुक्स को इंश्योर करना है कि वो इंक्लूसिव हो, उसमें कंटेंट सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक हो। ठीक हो गया? सफूरा ज़िया आप क्वेश्चन करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। Everyone, am I audible to you? जी आ रही है आवाज़ आपकी। All right. मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी बात हो रही थी लाइक हमारी जो बुक्स हैं उनके टाइटल पेजेस पर
जो पिक्चर्स हैं या टाइटल जो भी स्नैप्स हैं, लाइक गर्ल्स हिजाब में दिखाई हुई है और जो मेन हैं वो सोफास पर हैं, वुमेन या फीमेल्स जो हैं वो फ्लोर पे हैं और ऑल दैट स्टफ। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो हमारा जेंडर सोशलाइजेशन है वो इससे और वर्स नहीं होगा? चाहिए कि पब्लिशर की ही गलती है या गवर्नमेंट की भी इसमें नेग्लिजेंस है? तो would it not affect on gender socialization in our society or gender discrimination? It would prevail more gender discrimination, like जो वुमेन है उनको हिजाब करवाया हुआ है और जो मर्द हैं वो सोफा पे बैठे हुए हैं। सो प्लीज एलैबोरेट दिस फर्दर। ठीक हो गया। ये हमने पहले भी इस पूरा बात की है कि पहली बात तो ये कि ये फैक्चुअली रॉन्ग है कि हर बुक में ऐसा नहीं है। कुछ बुक्स में जो है वो उनके सोफे पे जो है वो औरत बैठी है, कुछ पे जो है मर्द बैठा है, कुछ में वो उन्होंने पर्दा ये अबाया लिया हुआ है, कुछ में नहीं लिया हुआ। पहली बात तो ये कि ये फैक्चुअली रॉन्ग है। और दूसरी बात ये कि अगर इस तरह की सेंसिटिविटीज़ गवर्नमेंट को इंश्योर करनी चाहिए, बिल्कुल उनको अगर इस तरह से ऑल इंक्लूसिव नहीं होंगी चीज़ें, किसी एक जेंडर पे स्पेसिफिकली कोई एक ड्रेस कोड अपनाने की या थोपने की कोशिश की जाएगी तो ऑब्वियसली इस पे जो आपकी जो जेंडर सेंसिटिविटीज़ ऑलरेडी जो आपकी सोसाइटी में है उस पर फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन दोनों चीज़ें हैं, एक तो गवर्नमेंट को ज़्यादा इंश्योर करना चाहिए और दूसरी के जो क्रिटिसिज्म, इनमें बहुत सारी क्रिटिसिज्म जो है वो अनबायस या एक स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म कह लो, उनमें बहुत सारी इस तरह की भी। तो दोनों चीज़ें ठीक हो गया। All right, I have got this. ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। हमारा मैंने कोशिश की थी कि हम टाइम कम लें लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, 1.5-2 घंटे लग गए इस टॉपिक पे। लंबा टॉपिक था, डिबेटेबल था और होपफुली आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी और मेरे ख्याल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो आपके क्लियर हो चुके होंगे अब तक। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।